मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा उसका नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। इन शॉर्ट इस टॉपिक को पीसीआर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन असल में कहते कैसे हैं। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास लैब में कोई सैंपल आ जाता है, आपने कोई डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल डिटेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल आपने HBS PCR करना हो, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, तो आपके पास जो सैंपल आता है उस सैंपल में अगर एक भी DNA मॉलिक्यूल मौजूद हो HBS का, तो उसको हम किस तरह एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई का मतलब है एक चीज की एक से ज्यादा कॉपीज बनाना, बढ़ाना कहते हैं एम्पलीफिकेशन को। सो इसका मतलब जो हमने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब यही है कि हम एक सिंगल कॉपी को मिलियंस ऑफ कॉपीज में कन्वर्ट किस तरह करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको क्यों कहा जाता है? पॉलीमरेज निकला है DNA पॉलीमरेज से, और चेन रिएक्शन का मतलब यह है कि ये बार बार होगा, एक चेन बनाएगा। इस पूरी प्रोसेस को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास एक बायोकेमिस्ट था जिसका नाम था कैरी बी म्यूलेस। 1983 में इस बंदे ने इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को इन्वेंट किया था, जिसके बदले में इस बंदे को नोबेल प्राइज भी मिला था 1995 में। अब बात करते हैं इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स की। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है। इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास जो एक मिक्सचर चाहिए होता है, उसमें 4 चीजें हमें मस्ट चाहिए होती है। एक को कहते हैं टारगेट DNA। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बात की कि आपको टारगेट DNA चाहिए होता है। टारगेट DNA जैसे मैंने HBS की बात की, HBS या HCV का अगर आपको RNA डिटेक्ट करना हो, वो भी जेनेटिक मटेरियल है, और HBS का DNA होता है, वो भी जेनेटिक मटेरियल है। तो इस DNA को हमने डिटेक्ट करना होता है। तो एक तो हमारे पास ये टारगेट DNA चाहिए। दूसरा, हमारे पास टैग पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट मस्ट होगी। एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहूंगा कि टैग पॉलीमरेज कैसे कहते हैं। टैग पॉलीमरेज निकला है थर्मस एक्वाटिकस से। थर्मस एक्वाटिकस हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। ये हमारे पास अप टू 115 डिग्री C तक भी सरवाइव कर सकता है। अच्छा, इस बैक्टीरिया को सेलेक्ट करने के लिए, इस बैक्टीरिया का पॉलीमरेज एंजाइम सेलेक्ट करने की वजह क्या है? अगर हम किसी और बैक्टीरिया का पॉलीमरेज लेंगे तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे इसके प्रोसेस में डीनेचरिंग के लिए, इसके लिए इंतहाई ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होती है। तो आम बैक्टीरिया की टेम्परेचर की जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो 37 डिग्री C पे या ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री C पे डीनेचर हो जाती है। तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना बेवकूफी होगी। तो इसलिए साइंटिस्ट ने टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया है, क्योंकि वो 115 में भी डीनेचर नहीं होता, तो इसलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है प्राइमर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइमर्स के अलावा कोई भी रेप्लिकेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो इस मिक्सचर में हमारे लिए प्राइमर्स का होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है DNTPs। DNTPs को आप सब जानते होंगे, आप लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ी होगी। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन जो हमारे पास होते हैं, उनको DNTPs कहा जाता है। तो उनके कॉम्बिनेशन को यहां पे यूज किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग प्रोसेस की तरफ कि जो एनालाइजर में या थर्मोफिशर में जो हमारे पास अंदर प्रोसेस होता है वो किन किन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे पास प्रोसेस में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें जो डिजायर्ड DNA मिला होता है, टारगेट DNA, उसको हमने डीनेचर करना होता है। डीनेचरेशन के प्रोसेस में हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। इसके अलावा जब डीनेचरिंग हो जाती है, ये एक DNA है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक DNA है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद ये DNA सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि इसके साथ बाकी जितने पॉलीमरेजेस, प्राइमर्स और बाकी जितनी चीजें हैं वो अटैच हो सके। तभी अटैचमेंट के बाद ही हमारे पास बाकी प्रोसेस होगा। सेकंड स्टेप हमारे पास एनीलिंग का है। एनीलिंग में हम लोग प्राइमर्स की एडिशन करते हैं। प्राइमर्स एडिशन के लिए हमें टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा।
55 तक लाना पड़ेगा ताकि प्राइमर्स जो हमने एक सिंगल स्ट्रैंड बनाई थी वो स्ट्रैंड के साथ प्राइमर्स अटैच हो सके। थर्ड स्टेप हमारे पास एक्सटेंशन की होती है। जब प्राइमर्स अटैचमेंट हो जाती है तो उसके बाद एक्सटेंशन आता है। एक्सटेंशन का मतलब है इसको फैलाना, इसको प्रोसीड करना। तो एक्सटेंशन में हमारे पास प्राइमर्स और डीएनटीपीज मिलकर इसके साथ इनकी कॉपीज को फैलाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसी तरह से मिलियंस तक इनकी कॉपीज बना सकते हैं। ये सारा काम लैब में होता है। मतलब जो हमारे पास होता है, मतलब जो हमारे पास मेडिकल लेबोरेटरीज होती है, यहां तक काम मेडिकल लेबोरेटरीज का है। इसके बाद हम थोड़ा सा एप्लीकेशन पे बात करते हैं कि इस प्रोसेस की एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशंस में हमारे पास हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसको यूज करते हैं। जैसे भी कोई क्राइम्स वगैरह हो जाती है तो उसके लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, उसके लिए पीसीआर का यूज हो सकता है। इसके अलावा अगर हमने किसी स्पेसिफिक जीन की सीक्वेंसिंग करनी हो तो उसके लिए भी पीसीआर का यूज हो सकता है। और क्लोनिंग टेक्निक्स को तो हर कोई जानता है। एक शीप का नाम था डॉली, जिसको हर कोई स्टूडेंट जानता होगा, जिसमें क्लोनिंग की गई थी। तो उस क्लोनिंग टेक्निक में भी पीसीआर का यूज किया जा सकता है या पीसीआर का यूज होता है। जितने भी हमारे पास हाईली स्टैंडर्डाइज्ड या एक्यूरेट मेथड्स होते हैं उनके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स जरूर होते हैं। तो पीसीआर जो कि इंतहाई एक्यूरेसी के साथ हमारे लिए एम्प्लीफिकेशन करता है, उसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है। इसके भी ड्रॉबैक्स है क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव है। तो जब कोई चीज हाईली सेंसिटिव हो जाती है तो उसमें म्यूटेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। म्यूटेशंस हमारे पास कंटेमिनेशन से भी आ सकती है। मतलब जो अगर कंटेमिनेशन, हमारे सारे मिक्सचर में अगर कंटेमिनेशन आ गई तो उसकी वजह से जो हमें डिजायर्ड डीएनए, आगे हम बताएंगे कि डिजायर्ड डीएनए हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर कंटेमिनेशन की वजह से उसमें म्यूटेशन हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ तक हमने बात की मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की हद तक। अगर हमें किसी मेडिकल लैब में कोई सैंपल आ जाए तो ये जो हमने एक्सप्लेन किया ये पैथोलॉजी लैब की हद तक था। अब इसके बाद हमारे पास अगर कोई रिसर्च स्टूडेंट कोई इंतहाई प्योरीफाइड डीएनए सैंपल उसको चाहिए, प्योरीफाइड आरएनए सैंपल उसको चाहिए, तो उसके लिए फर्दर कुछ स्टेप्स है जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पीसीआर क्लीनअप। पीसीआर क्लीनअप का मतलब ये है कि ये जो डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया, अब इस डीएनए को हमने 100% प्योरीफाइड फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए 3-4 टेक्निक्स है हमारे पास, 2-3 टेक्निक्स है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले हम लोग एथेनॉल प्रेसिपिटेशन के जरिए इस अपने डिजायर्ड डीएनए को प्योरीफाइड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर एंजाइमेटिक अप्रोच है। तीसरे नंबर पर बीट बेस्ड क्लीनअप है। अच्छा, क्लीनअप को हम लोग प्योरीफिकेशन भी कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एथेनॉल प्रेसिपिटेशन को। एथेनॉल प्रेसिपिटेशन में हम लोग एथेनॉल 95% एथेनॉल का यूज करेंगे। उसके बाद कुछ फर्दर स्टेप्स है, वो करने के बाद हमें पेलेट्स की फॉर्म में डीएनए प्यूरिफिकेशन हो जाती है। उसमें जो सबसे पहले स्टेप है उसमें हम लोग अपने सीरम कप में या जो डिजायर्ड हमारे पास ट्यूब होता है उसमें जो हमारे पास सैंपल होता है, जो यहाँ तक हमने किया होता है, वो सैंपल लेंगे। उसके बाद हम लोग उसके साथ एडिशन करेंगे सोडियम एसीटेट की। सोडियम एसीटेट की एडिशन करने के बाद ये जो सोडियम मॉलिक्यूल है ये हमारे पास डीएनए की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा उसी सीरम कप में। सीरम कप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको एपेंडॉर्फ ट्यूब भी कहा जाता है। इसको सीरम कप हमारी लैब की जुबान में कहा जाता है। इस सीरम कप में हमारे पास जो डीएनए हमने पहले प्रोसेस में मल्टीपल कॉपीज बनाई होती है वो फुली प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं होती। उसको फर्दर प्योरीफिकेशन के लिए हम एथेनॉल प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो ऐसे ट्यूब में जब हमारे पास डीएनए होगा तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की एडिशन के बाद हमारे पास ये सोडियम जो है ये डीएनए की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि सोडियम पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे और एक साइड पे हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने एथेनॉल के साथ 95% एथेनॉल के साथ इसकी वॉशिंग करेंगे। 2.5 ml एथेनॉल इसमें ऐड करेंगे, इसको वॉशिंग कहा जाता है। इसके बाद जो स्टेप करेंगे वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 30 मिनट्स तक चलेगा और 12,000 आरपीएम पर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम फिर से इसकी वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग इस बार इस तरह करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेट होने के बाद हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो नीचे इस तरह पैलेट्स की फॉर्म में पड़ा होगा और जो बाकी ये चीजें हैं टैग पॉलीमरेजेस, प्राइमर्स, डीएनटीपीज वगैरह ये सुपरनेटेंट की फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक आप सबको पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद ब्लड नीचे आ जाता है, उसके बाद सीरम ऊपर आ जाता है।
ऐसे ही जो हमारे पास जो हमने मिक्सचर बनाया होता है उसमें जो हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है वो नीचे आ जाता है और सुपरनेटेड जिसमें ये 3-4 चीजें होती हैं ये ऊपर आ जाती हैं। इथेनॉल की वॉशिंग हमने की होती है तो ये जितना भी सुपरनेटेंट है इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं माइक्रोपिपेट्स के जरिए। सुपरनेटेंट रिमूव करने के बाद हमारे पास नीचे पेलेट्स की फॉर्म में हमारा डिजायर्ड डीएनए आ जाता है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होती है, इसलिए हम एक बार इसको दोबारा इथेनॉल के साथ वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम फिर से इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इस बार हम लोग 15 मिनट्स का करेंगे। 15 मिनट्स की सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये मजीद ये जो लाइन है पेलेट्स की ये मजीद नीचे आ जाएगी और मजीद हमारे पास प्यूरिफाइड डीएनए नीचे आ जाएगा और सुपरनेटेंट्स थोड़े से फिर से ऊपर चले जाएंगे। वो सुपरनेटेंट्स हम फिर से इससे हटाकर जो 100% प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ डिजायर्ड डीएनए होता है वो हमारे पास इस ट्यूब में बच जाता है। ये जो हमने डिस्कस किया इथेनॉल प्रेसिपिटेशन, हम लोग इस तरीके के साथ प्यूरिफाइड फॉर्म में डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये पहला तरीका था। इसके बाद हम लोग एंजाइमेटिक अप्रोच को भी कर सकते हैं, मतलब कुछ एंजाइम्स अपने जो प्रोसेस के साथ हमने मल्टीपल कॉपीज हासिल की थी उसको प्यूरिफाइड करने के लिए हम लोग एंजाइमेटिक अप्रोच भी कर सकते हैं। एंजाइमेटिक अप्रोच में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का यूज होता है। एक को एक्सोन्यूक्लियेसेस 1 कहा जाता है, दूसरे को अल्कलाइन फॉस्फेटेसेस कहा जाता है। ये दो एंजाइम्स हम इस अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट में अपने डिजायर्ड डीएनए में ऐड कर लेते हैं। तो इसमें ये जितनी भी इंप्योरिटीज होती है, पॉलीमरेसेस है, प्राइमर्स है, डीएनटीपीज है, ये दोनों एंजाइम्स के साथ अटैच होकर खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ हमारा टारगेट डीएनए आ जाता है। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ हमारा टारगेट डीएनए बच जाता है। ये टेक्निक सबसे आसान है और ये जो टेक्निक्स है ये थोड़ी सी लेबर इंटेंसिव है, इसमें मुशक्कत ज्यादा लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड इथेनॉल प्रेसिपिटेशन है। एक और भी टेक्निक है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको बीड बेस्ड क्लीनअप कहा जाता है या बीड बेस्ड प्यूरिफिकेशन। या इसको बीड बेस्ड में हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे बीड्स इस तरह से अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट में ऐड कर लेते हैं। बीड्स को आप सब लोग जानते होंगे, छोटे छोटे सेंट्रीफ्यूगेशन इस बार हम लोग 15 मिनट्स का करेंगे। 15 मिनट्स की सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये मजीद ये जो लाइन है पेलेट्स की ये मजीद नीचे आ जाएगी और मजीद हमारे पास प्यूरिफाइड डीएनए नीचे आ जाएगा और सुपरनेटेंट्स थोड़े से फिर से ऊपर चले जाएंगे। वो सुपरनेटेंट्स हम फिर से इससे हटाकर जो 100% प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ डिजायर्ड डीएनए होता है वो हमारे पास इस ट्यूब में बच जाता है। ये जो हमने डिस्कस किया इथेनॉल प्रेसिपिटेशन, हम लोग इस तरीके के साथ प्यूरिफाइड फॉर्म में डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये पहला तरीका था। इसके बाद हम लोग एंजाइमेटिक अप्रोच को भी कर सकते हैं, मतलब कुछ एंजाइम्स अपने जो प्रोसेस के साथ हमने मल्टीपल कॉपीज हासिल की थी उसको प्यूरिफाइड करने के लिए हम लोग एंजाइमेटिक अप्रोच भी कर सकते हैं। एंजाइमेटिक अप्रोच में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का यूज होता है। एक को एक्सोन्यूक्लियेसेस 1 कहा जाता है, दूसरे को अल्कलाइन फॉस्फेटेसेस कहा जाता है। ये दो एंजाइम्स हम इस अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट में अपने डिजायर्ड डीएनए में ऐड कर लेते हैं। तो इसमें ये जितनी भी इंप्योरिटीज होती है, पॉलीमरेसेस है, प्राइमर्स है, डीएनटीपीज है, ये दोनों एंजाइम्स के साथ अटैच होकर खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ हमारा टारगेट डीएनए आ जाता है। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ हमारा टारगेट डीएनए बच जाता है। ये टेक्निक सबसे आसान है और ये जो टेक्निक्स है ये थोड़ी सी लेबर इंटेंसिव है, इसमें मुशक्कत ज्यादा लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड इथेनॉल प्रेसिपिटेशन है। एक और भी टेक्निक है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको बीड बेस्ड क्लीनअप कहा जाता है या बीड बेस्ड प्यूरिफिकेशन। या इसको बीड बेस्ड में हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे बीड्स इस तरह से अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट में ऐड कर लेते हैं। बीड्स को आप सब लोग जानते होंगे, छोटे छोटे बीड्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। उसके साथ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को करीब करने के बाद ये जितने भी हमारे पास बीड्स होते हैं वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। और ये बीड्स जो है इसके साथ हमारे पास जितने हमारे पास पेलेट्स होते हैं वो भी बीड्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डीएनए में हमारे पास चार्ज होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बीड्स की मदद से, उस चार्ज की मदद से ये डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास बीड्स के साथ अटैच हो जाता है और नीचे पेलेट की फॉर्म में आ जाता है, सुपरनेटेंट ऊपर रह जाते हैं। वही तरीका है जैसे हमने सुपरनेटेंट को खत्म कर लिया, सुपरनेटेंट को रिमूव कर लिया और नीचे पेलेट्स हमारे पास पेलेट की फॉर्म में बीड्स के साथ हमारे पास प्योरिफाइड डीएनए आ जाता है। अब इन 3 तरीकों में जरूरी नहीं है कि इन तीनों मेथड्स को हम लोग अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। इन तीनों मेथड्स में हम किसी एक को भी अप्लाई करने के बाद प्यूरिफाइड फॉर्म में डीएनए को ले सकते हैं, लेकिन ये अभी भी 100% प्यूरिफाइड नहीं होता। कुछ फर्दर स्टेप्स हमने करने होंगे 100% या 99.9% प्यूरिफाइड डीएनए को हासिल करने के लिए। इसके बाद का जो स्टेप है उसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास यूज होता है टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट, जिसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसकी मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर साइज होती है। उन साइज के बेस में हम इनको अलग अलग करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है उनमें से हमारे पास एक स्टील की प्लेट चाहिए होती है। स्टील की प्लेट आ जाने के बाद, स्टील की प्लेट होने के बाद हमारे पास दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो एगारोस जेल की है। एगारोस जेल बनाने के बाद स्पेसिफिक मेथड होता है, उसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेसिफिक मेथड को यूज करके एगारोस जेल किस तरह बनाया जाता है। फिर वो एगारोस जेल स्टील की प्लेट में स्प्रेड किया जाता है, पोर करने के बाद स्प्रेड किया जाता है। फिर उसमें हम लोग कूम की मदद से या किसी और टेक्निक की मदद से 4 वेल्स बना लेते हैं और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी जरूरत होती है, जिनकी एक साइड को हम लोग
पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पे अटैच कर लेते हैं, दूसरे को पॉजिटिव चार्ज पे अटैच कर लेते हैं। तो ये 4 वेल्स बनाने के बाद ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है, इन 3 में से किसी एक स्टेप के करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है, इनमें से हमने माइक्रो पिपेटिंग करने के बाद हमें इन चारों वेल्स में ये अपना डिजायर्ड डीएनए डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑन करेंगे तो जितने भी हमारे पास इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स है अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूवमेंट शुरू कर लेगी। तो मूवमेंट के दौरान जैसे हमने बताया कि ये साइज बेस्ड सेपरेशन है, तो साइज बेस्ड सेपरेशन में हमारे पास जितने जिनकी डीएनए की साइज होगी उतनी साइज के मुताबिक वो बैंड बनाना शुरू कर देंगे। डिजायर्ड बैंड्स आने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना होता है वो अपना डिजायर्ड जो बैंड आपका आया होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इन चारों को पिक किया है, इन चारों में से आप किसी अपने डिजायर्ड जो आपकी रिसर्च होगी, जो रिसर्च के मुताबिक आपको डिजायर्ड बैंड या डिजायर्ड जीन सीक्वेंस चाहिए होगा, अपना डिजायर्ड बैंड आपका डिजायर्ड बैंड ये भी हो सकता है, आपका डिजायर्ड बैंड ये भी हो सकता है, मैंने वैसे ही चारों पे सर्कल किया है। आप अपने डिजायर्ड बैंड के जेल को यहाँ से काट के इस स्लाइस को यहाँ से लेकर नेक्स्ट स्टेप पे कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जेल एक्सट्रैक्शन। जेल एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एगारोस जेल, क्योंकि ये हमारे पास डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, इसके साथ जेल भी होता है, तो इस जेल को इस डिजायर्ड फ्रेगमेंट से खत्म करना होगा हमें। तो उसके लिए हमारे पास एक बफर है जिसको ट्रेस एडीटीए बफर कहा जाता है, वो इस टेस्ट ट्यूब में हम डिजायर्ड बफर को लेकर और अपना जो हमारा फ्रेगमेंट होता है डिजायर्ड बैंड का उसको डालकर उसके बाद हीट अप करना होता है। हीट अप करने के बाद जो ये जेल है वो इसमें टोटली 100% डिसॉल्व हो जाती है। जेल डिसॉल्व होने के बाद आपका जो एडीटीए है वो नीचे पैलेट्स की फॉर्म में रह जाता है और आपका जो जेल है वो चूंकि डिसॉल्व हो चुका होता है उसको आपने वहां से सुपरनेटेंट की फॉर्म में दोबारा से सेपरेट करने के बाद आपके पास 100% प्यूरिफाइड आपका डीएनए फ्रेगमेंट आ जाता है या आरएनए फ्रेगमेंट आ जाता है, या आप लोग अगर प्रोटीन डिटेक्शन करते हैं तो वो भी हम लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम लोग अपना डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक आखिरी हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जिसको इल्यूशन कहा जाता है। इल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डिजायर्ड डीएनए इन प्यूरिफाइड फॉर्म फ्रॉम ट्यूब और सीरम कप। ये जितने भी हमने प्रोसेस किया है इसमें हमने बार बार सुपरनेटेंट को हटाया, पैलेट्स को रहने दिया। यहाँ पर हमने जो प्रोसेस किया इसको यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद हमने जेल को हटाया, पैलेट्स को रहने दिया। तो ये जितनी भी सुपरनेटेंट को हटाने का जो प्रोसेस है इसको इल्यूशन कहा जाता है। दैट्स इट। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी। वसलाम।